वो कौन है जो रेस्टोरेंट वाले देहरादून के आपको फोन करके पूछते हैं कि साहब बताइए मौसम 2 दिन बाद क्या रहने वाला है, हमारा माल बिकेगा नहीं बिकेगा जी। आज छुट्टी कल स्कूल की हो गई है तो कल कपड़े सुखाएंगे, कल धूप आनी तय है और दूसरे दिन धूप आ जाती है जिस दिन स्कूल बंद होता है। ये क्यों होता है? सडनली उनका फ़ोन आ गया कि भी ऐसा ऐसा है, बारिश हो रही है और उन्होंने मधुबन में जो है अपने लॉन में शादी का रखा था इवेंट, और ये तो सब गीला हो गया, क्या करें। बाद फिर फ़ोन आया उनका कि साहब कहते फोरकास्ट चाहिए। मैंने कहा आपने तो छत तो डाल ली, अब क्यों चाहिए? कहते नहीं, अब मुझे तराई करनी है घर की। मेन कारण मुझे लगता है शायद ये गलत जब हो जा रहा है वो ओवर वार्निंग के कारण ज़्यादा हो रहा है। नैनीताल का जो रिकॉर्ड रेन हुई है 24 आवर्स में, आज तक तो अभी हुई नहीं है। वो जिस दिन हो जाएगी तो मुझे लगता है नैनीताल में तो बहुत भयंकर नुकसान होगा। लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मौसम। मौसम के बिना कुछ संभव नहीं है। इंसान की सोच, उसका शरीर, स्वास्थ्य, दिनचर्या, भविष्य, आर्थिकी, कृषि, हर कुछ मौसम से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त देश में गर्मी का मौसम है, लेकिन मौसम के मिजाज बदले बदले से हैं। और आज इस मुद्दे पर भी बात कर लूँगा, पुराने कुछ मुद्दों पर भी बात करूँगा, और कैसे मौसम भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े रास्ते प्रगति के खोल सकता है, उस पर भी बातचीत करूँगा। बेहद खास मेहमान, जिसे आप वेदरमैन कह लीजिए या उनको भविष्यवक्ता कह लीजिए, मौसम के, आनंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जो इस समय भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। ये चेहरा उत्तराखंड के लोगों के लिए तो बिल्कुल जाना पहचाना परिचित है, इनके नाम से हर कोई वाकिफ़ है। और कैसे मौसम का प्रिडिक्शन हो और आनंद शर्मा कुछ कह दें वो न हो, ऐसा होता नहीं। इसलिए आज बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भट्ट साहब। लंबे समय बाद आपसे सर मेरी मुलाकात हो रही है। ये तो नौतप्पा चल रहे हैं आजकल जी, लेकिन गर्मी कहाँ है? आपने कहाँ डाल दी गर्मी? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार इनफैक्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी ये कहा था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। और हुआ क्या था कि जनवरी फरवरी में जो पश्चिमी विक्षोभ आके वर्षा और हिमपात देते हैं वो नहीं हुआ था, और तापमान बढ़ने शुरू हो गए थे और ऐसा ट्रेंड लग रहा था। तो और मॉडल्स भी ऐसा इंडिकेट कर रहे थे शायद, तो उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मगर ठीक विपरीत उसके क्या हुआ, एक के बाद जो पश्चिमी विक्षोभ पहले आने थे वो आने शुरू हुए, और जैसे ही तापमान थोड़ा बढ़ता था और एक पश्चिमी विक्षोभ आ जाता था और उसके चलते वर्षा हो जाती थी, तेज़ हवाएं चल जाती, तापमान गिर जाता था। और ये ट्रेंड जो है आप देखिए तो पूरा मार्च में भी चला, अप्रैल में एक आध दो दिन मुश्किल से लगता है गर्मी पड़ी होगी अच्छी, और वो भी निकला, और मई तो और अच्छा निकल रहा है। मई में तो मुझे लग रहा है इस बार कहीं हीट वेव ही नहीं हुई हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर मानी जाए तो। और नौतपा भी जैसे ही शुरू हुआ उसमें भी बारिश हो गई, तो बिल्कुल बारिश नहीं है। और इसके देखिए दो तीन फायदे हैं। अक्सर इस समय तक क्या होता था, आपको नैनीताल, आप तो नैनीताल से हैं, तो वहाँ से एक खबर आ जाती थी कि नदी झील का लेवल कम हो गया। इस बार शायद नहीं आई अभी तक। एक दूसरी बात, इस समय मार्च अप्रैल मई में जंगलों में आग लग जाती थी भीषण। इस बार आग नहीं है बिल्कुल भी। कितनी बड़ी बात है कि बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। तो देखिए कई बार तो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से ये सब चेंज हो रही हैं, ये सब नेचुरल रीजंस हैं प्रकृति की। और जहाँ एक तरह से वर्षा हो रही है, वहाँ देखिए फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको पानी मिल रहा है रेगुलर इंटरवल पे। जो गर्मी से आपके कहते हैं एसी चलने थे, शायद मुझे लगता है वो एसी भी नहीं चलने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि पंखे से ठंडा हो जा रहा है घर। बिना पंखे के, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने पंखा चलाया हुआ था कल रात को, तो मुझे उठ के वो उस पंखे को बंद करना पड़ा, इतना ठंडा लग रहा था। तो और मजे की बात है, जो जंगलों से आग से जो बड़ा नुकसान होता था, जंगलों को नुकसान होता था और जानवरों को नुकसान होता था और इंसानों को भी धुआं और वो सब इन्वायरमेंट, वो सब बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है इस बार। तो नेचर में देखिए कैसे बदलाव आते हैं जो कई बार बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो एक तो ये बड़ी बात हो गई इस बार। एक सर इसी में मेरा सवाल है, ये जो जो चेंजेस आए हैं इस समय वेदर के, इसको देख के हमें खुश होना चाहिए या ये हमें कुछ और इशारा कर रहा है? दूसरा सवाल ये कि क्या ये मौसम का बदलाव, हम हर चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ देते हैं, जी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बारिश ज़्यादा कम, ये भी क्या सही है? देखिए मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको। यदि आप देखें कि 100 साल पहले भी जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज नहीं थी, उस समय में आपके भीषण तूफान आते थे, सूखा भी पड़ता था। नैनीताल में वो बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ जो आपके, जिससे वो फ्लैट ग्राउंड बना आपका, और रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई उससे पहले भी। तो उस समय तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज नहीं था, फिर भी होती थी। तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल
क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, कि नेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण जो चेंज होता है उसको क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं। और जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक कारणों से होती हैं, जैसे कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये पंप कर रहे हैं, उसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के ऊपर एडिड प्रेशर है, ना कि जो भी आजकल के एक फैशनेबल हो गया, कोई भी एक्सट्रीम इवेंट होगा तो एकदम पीपल विल जंप कि भाई ये तो क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है, सिर्फ यही है कि थोड़े से एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाएंगे क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि ये एडिड प्रेशर है। बट हर कोई जो इवेंट हो रहा है वो उसके कारण नहीं हो रहा है। तो प्रकृति में नेचुरल वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है, जैसे अब ये चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्च अप्रैल मई में समय समय पर पश्चिमी विक्षोभ, पहले भी हो चुके हैं ये चीज़ें। तो और कोई ऐसा खतरे वाला बात नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इन ए वे तो ये तो बड़ा अच्छा बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए, सबके लिए। आपके लिए जंगल की आग रुक गई, इतनी बड़ी बात हो गई, नहीं तो अदरवाइज पानी मिल रहा है आपको, पानी की समस्या कोई नहीं है बिल्कुल भी। और भी मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एनवायरनमेंट प्लेजेंट हो गया आपका, कूल हो गया बिल्कुल, तो ये बेनिफिट है। तो ये मेरा मान के लीजिए कि वी लेट अस नॉट जंप टू द एनी कंक्लूजन कि कुछ भी एक्सट्रीम हो रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। और मेरा सिर्फ यही कहना है, हाँ थोड़ा सा एडिड प्रेशर जरूर है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का, बट पूरा का पूरा नहीं है। जो जैसे कि पेंट किया जा रहा है, भारी बारिश होगी तो क्लाइमेट चेंज, नहीं होगी तो क्लाइमेट चेंज, तापमान बढ़ गया तो क्लाइमेट चेंज। और ये ध्यान रख लें, वेदर तो एक जैसा कभी रहता ही नहीं। सुबह आप उठें तो ठंडा होता है, दिन को सूरज आया गर्म हो गया, शाम को सूरज चला गया फिर ठंडा हो गया। तो ये वेरिएबिलिटी तो रहेगी, इट्स अ डायनेमिक थिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और यदि आपके पास लॉन्ग टर्म डेटा होगा, जैसे देहरादून मुक्तेश्वर का हमारा पास 100 से ज़्यादा साल का डेटा है, तो आप उसमें देखेंगे कुछ इवेंट जो अभी हम देख रहे हैं उससे पहले भी इससे ज़्यादा हो चुके हैं। नैनीताल का यदि जो रिकॉर्ड रेन हुई है 24 आवर्स में, आज तक तो अभी हुई नहीं है। वो जिस दिन हो जाएगी तो मुझे लगता है नैनीताल में तो बहुत भयंकर नुकसान होगा, जो मेरे ख्याल 450 से इतने मिलीमीटर से भी ज़्यादा क्या रिकॉर्ड है 24 आवर्स का। अब हो गई जिस दिन तो भयंकर नुकसान होगा। और यदि ऐसी हुई तो लोग कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, नहीं वो तो पहले भी हो चुकी है, उससे पहले। वो एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये आ सकता है, रिपीट हो सकता है, पर कब होगा ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि नेचर तो में इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, इट्स डिफिकल्ट कि हम लोग उसको बता पाएंगे अभी अगले साल होगा। जैसे कि अर्थक्वेक का है, आएगा बड़ा अर्थक्वेक आएगा हिमालयस में, पर कब आएगा, किस जगह पे उसका एपिसेंटर कोई नहीं बता सकता। जी मेरा एक सवाल है सर, मौसम विज्ञान को लेकर आज से 10-20 साल पहले तक लोग इतने बहुत लाइटली चीज़ों को लेते थे। अब तो कई किस्से आपके मशहूर हैं, मैंने सुने भी। लोग तो घर से निकलते हुए आपको फ़ोन कर लेते हैं, और आनंद शर्मा की एक खासियत रही है कि फ़ोन ज़रूर उठाते हैं। आप पहले भी उठाते थे, अभी भी उठाते हैं। तो लोग, वो कौन है जो रेस्टोरेंट वाले देहरादून के आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि साहब बताइए मौसम 2 दिन बाद क्या रहने वाला है, हमारा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, बताइए क्या है। जी बिल्कुल, मैंने कहने के बाद जो हम फोरकास्ट देते थे लोगों में उससे विश्वास जगा। अच्छा, विश्वास जगा उनको, उन्होंने देखा कि ये तो सटीक होता है। तो ऐसे में ये एक आनंदम स्वीट है, तो उनके जो बेटा है वो कहते हैं सुमित है उसका नाम, और दून स्कूल का पढ़ा हुआ है, तो उसने अपना पूरा मैनेजमेंट संभाला और शॉप को भी बढ़ाया सब कुछ। तो उसने एक दिन मुझे फ़ोन कर दिया कि इवनिंग में बारिश हो रही है, सर ये बताएं कि ये बारिश कंटिन्यू करेगी या रुकेगी। मैंने क्यों पूछ रहे हो? कहते भाई देखिए यदि कंटिन्यू करी तो शाम का समय 7 से 9-10 बजे तक ये चली गई तो मेरा कुछ भी, मैं टिक्की बनाऊंगा, पाव भाजी बनाऊंगा, छोले भटूरे बनाऊंगा, कौन आएगा खरीदने के लिए, खाने के लिए बाहर आएगा नहीं कोई भी। और यदि आधे एक घंटे में ये रुक गई तो मौसम हो जाएगा सुहावना, मेरे सामने इतनी सारी खुली जगह है, सारे आएंगे। और बात भी बिल्कुल सही है। तो वो मुझसे हमेशा अक्सर ये फ़ोन करके ले लेते थे, और जानकारी क्योंकि जो मुझसे उनको फोरकास्ट मिल रही थी वो सटीक मिल रही थी, तो ही कुड यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन इनटू हिज प्रोडक्शन, बिजनेस बढ़ाने के लिए, उद्योग में तो उसको फायदा हो रहा था बिल्कुल। तो इसलिए, और अक्सर अभी भी पूछ लेते वो फ़ोन करके मुझसे। तो मैंने तो उनको बोला यार मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए। वो कहते हैं आप तो वो जो शादी वाला किस्सा भी बताइए और मकान वाला भी बताइए कि छत डालनी थी तो आपको फ़ोन किया कि मौसम कैसा होगा। बिल्कुल, ये हमारे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हमारे मीडिया के ही मित्र थे, ऑल इंडिया रेडियो में थे। तो उन्होंने अपना घर की छत डालनी थी, तो जब छत डालनी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई नेचुरली बारिश का समय है, भारी बारिश भी हो जाती है और छत डाली तो ख़राब हो जाएगी सारी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको विंडो बता दी, भाई इस विंडो में आप उसको मतलब कि समय ये इतने में ख़त्म डाल लीजिए छत। तो उन्होंने छत डाल ली, धन्यवाद किया, हो गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर फ़ोन आया उनका कि साहब कहते फोरकास्ट चाहिए। मैंने कहा आपने तो छत तो डाल ली, अब क्यों चाहिए? कहते नहीं अब मुझे तराई करनी है घर की, और यदि बारिश आ रही है
तो मैं फिर लेबर लगाकर अपना पानी लगा के क्यों तराई करूं, नेचर से अपने आप ही मेरी फ्री में तराई हो जाएगी, मेरे पैसे बच जाएंगे। तो देखिए लोगों पे विश्वास आ गया था और लोगों ने इनोवेटिव ढंग ढूंढने शुरू कर दिए कैसे मेरी एक्यूरेट फोरकास्ट का वो फ़ायदा उठा सके। और ऐसे ही शादी का जो मैंने बताया इवेंट, एक हमारे फ्रेंड्स थे, उनके किसी कज़न की बेटे या बेटी की शादी थी, तो मैं उस समय राजपुर रोड पे कार ड्राइव करके जा रहा था, तो सडनली उनका फ़ोन आ गया कि भाई ऐसा ऐसा है, बारिश हो रही है, और उन्होंने मधुबन में जो है अपने लॉन में शादी का वो रखा था इवेंट, और तो अब सब गीला हो गया, क्या करें। तो मैंने उनसे पूछा क्या करना, वो कहते हैं नहीं तो फिर तो कंटिन्यू करेगी तो हम फिर अंदर हॉल बुक कराएंगे। तो मैंने कहा पूछिए कॉस्ट कितने, तो उन्होंने कहा इसके करीब 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा रुकिए आप, मैं यहाँ पास ही में बहल के पास एक कंप्यूटर का सेंटर हुआ करता था उस समय, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैं वहाँ गया कैफ़े के अंदर, और जाके मैंने कंप्यूटर वगैरह खोला, एक्सेस किया, रडार और विंड पैटर्न्स वगैरह सब देखा, और मुझे लगा ये तो टेम्प्रेरी सा एक क्लाउड है, छोटा सा क्लाउड जो भी थोड़ा सा बरस के, जिसे कहते हैं ना आवारा बादल, इधर से आके उधर निकल जाएगा, वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला आप चिंता मत करिए, आधा घंटा वेट करिए, आप फिर डिसीजन लीजिएगा। तो वही हुआ, आधे घंटे में करीब वो उससे पहले ही बारिश बंद हो गई, और उनका कहते हैं नेचुरली नहीं तो अंदर जाके डिसीजन ले लेते एक बारी तो 2.5-3 लाख रुपये देना पड़ता, तो उनका पैसा बच गया। ये जो मौसम अभी तक किसान के लिए मौसम बड़ा हम कहते थे कि ज़रूरत है, लेकिन अब ये खेती किसानी से उठकर लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आ गया, ये भी मौसम का हो रहा है। एक सवाल मेरा और सर है, आनंद शर्मा क्यों चाहते हैं कि देश का बच्चा छोटे से छोटे इलाकों में ब्लॉक लेवल तक का जो बच्चा है, जो यूथ है, वो मौसम को समझे, जाने और खुद देखे कि मौसम क्या होने वाला है? ऐसी कौन सी दवा आप पिलाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि खासकर पहाड़ी क्षेत्र है या समुद्र के पास वाले इलाके हैं, वहाँ जब भी भारी वर्षा होती है, लैंडस्लाइड होता है या बाढ़ आती है, तो उससे जान माल का खतरा हो जाता है। और जब काफ़ी तरह बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, जो खतरा है वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखिए लॉसेस कितने होते हैं, जान माल भी जाती है, आपकी इकोनॉमी पीछे चली जाती है। जैसे केदारनाथ जब आया तो आपका स्टेट कितने पीछे चला गया, क्योंकि सारे आपका पैसा जो है रिलीफ में लग गया। तो मेरा ये कहना है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि यदि हम सटीक पूर्वानुमान दे सकते हैं, तो यदि हम सटीक पूर्वानुमान अर्ली वार्निंग दे सकते हैं, तो किसी भी खतरे को हम डिज़ास्टर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। यानी कि हम अर्ली वार्निंग कर देंगे, पहले से ही आपको बता देंगे कि भाई सचेत हो जाइए, सुनिए वेदर फोरकास्ट को, और उसके बाद रिस्पॉन्स एक्शन ले लीजिए, यदि उस जगह से हटना है तो हट जाइए। तो ये जो है इस तरह की अवेयरनेस मैं चाह रहा हूँ कि हमको मासेस को देनी है कि भाई हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, रडार है, रेडियो सॉन्डे हैं, अलग अलग चीज़ें, मॉडल्स हैं, एक से एक हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो उससे हम कैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। तो वो मैं अभी आज भी जो है एक यूवी का प्रोग्राम है इसरो का, जिसमें वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के करीब करीब हज़ारों बच्चों में से 60-70 जो बेस्ट हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो उनको भी मैं अभी यही बता के आया कैसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश होती है, और कैसे हम ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उससे बच सकते हैं। तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया ये खतरे हैं, और इन जब भी ये खतरे पैदा होते हैं तो यदि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप उस पर सुनिए, अमल कीजिए। और कहाँ से लेनी है, हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऐप्स बनी हुई है, मेघदूत है, दामिनी ऐप्स हैं, उनका ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उन फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं यदि आपकी कोई और जिज्ञासा है। और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, मीडिया के लिए भी बने हैं, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बने हैं, प्लानर्स के लिए बने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बने हुए हैं, तो सबको जानकारी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी टीवी चैनल करें, जब भी वार्निंग लगे तो उसको स्क्रॉलर्स में ज़रूर चला दें। यदि आपके पास मान लीजिए कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और समय कम है तो आप स्क्रॉलर्स में तो ज़रूर चला दीजिए, क्योंकि हो सकता है एक चैनल चलाए दूसरा ना चलाए, मैं एक चैनल देखता हूँ दूसरा वाला नहीं देखता हूँ, तो सभी को मैंडेटरी कर देना चाहिए, या फिर वेदर चैनल ऐसा हो जो 24/7 हो। तो इसलिए क्या इसमें अवेयरनेस ज़रूर करना है। तो मैं चाह रहा हूँ इन सबको मौसम मित्र बना दूँ मैं, इनको खुद जिसे कहते हैं ना हम एम्पावर कर दें कि वो जाएँ हमारी वेबसाइट से ज़रूर वॉच करें कि भी क्लाउड क्या कहाँ बनेंगे। क्लाउड सैटेलाइट पिक्चर से दिखाया इस जगह पे, जैसे मुंबई के आसपास और वेस्ट कोस्ट पे बहुत घने बादल बने इस समय आप देखेंगे तो मैंने उनको वो दिखाया। उसको कोई भी जाके देख सकता है? कोई भी देख सकता है। अच्छा। कोई, तो मैंने वही उन बच्चों को दिखाया, मैंने कहा ये देखिए बादल यहाँ बने हुए हैं, अब हम देखेंगे ये बादल क्यों बने हैं यहाँ पर।
जहाँ पे लो प्रेशर बना होगा, हवाएं जो हैं घड़ी की उल्टी दिशा में हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ होगा। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे बना हुआ है कि नहीं बना। तो फिर चार्ट में जाके उनको दिखाया, बताइए कहाँ हवाएं घूम रही, तो उन्होंने कहा जी वो वहाँ पे घूम रही हैं। तो देखिए उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया वो चीज़। तो वही धीरे धीरे अब इनमें से 60 बच्चे से 5 बच्चे भी मौसम विज्ञानी बन गए, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। तो यही चीज़ मैं अभी बेंगलोर में लेक्चर दे के आया वहाँ पर, इसके बाद मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी का भी लेक्चर दिया है, अभी मैंने आज देहरादून में दिया, फिर अभी वहाँ जाना है मुझे नैनीताल, वहाँ भी लेक्चर देना है। तो और पूना भी थोड़ी दिन पहले गया था। तो इसलिए मैं देश में हर जगह जहाँ जब मुझे इनविटेशन कोई देता है तो मैं जाता हूँ। और हम लोगों को ये जिसे कहते हैं ना कि सब आखिरी इंसान तक पहुँचना है। एक तो कम्युनिकेशन को बड़ा अच्छा करना है और अवेयरनेस लाना है इनको, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है कि ये हो सकता है और इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। वो तो हम इंटरप्रिटेशन भी उनको सिखा रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। और नेचुरली और बच्चे तो इतने शार्प हैं, हो सकता है उनमें से कोई बच्चा कोई अच्छी ऐप ही बना दे, कोई ऐसा कोई सिस्टम बना दे जिसमें कि आपको बड़ी बेहतर एनिमेशन बन जाए, जिससे पता चल जाए बादल किस साइड को जा रहे हैं। तो वो सब हम, और बड़े जिज्ञासु बच्चे हैं। तो यही चीज़ मैं बार बार सेंसिटाइज उनको कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है बच्चे आज की डेट में इतने इंटेलिजेंट है, पूछिए मत आप। तो ये हमारा भविष्य है, उन्हीं को पकड़ना है। और बड़े तो नेचुरली एक सर में रिजिडिटी आ जाती है, पर वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसको सीख सकते हैं। हाँ, आप मौसम विज्ञानी नहीं एकदम बन जाएंगे, उसके लिए तो पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, मगर आप एम्पावर जरूर हो जाएंगे, समझ बेटर पाएंगे उसको। और ये भी समझ पाएंगे कि फोरकास्ट कभी कभी गलत क्यों जाती है, वो भी आप समझ पाएंगे। अच्छा, ये जो हम यहाँ उत्तराखंड में देखते हैं, मैं और जगह की बात नहीं कर रहा, मौसम का जो पूर्वानुमान आता है उसमें जिलाधिकारी का लेटर जिस दिन आ जाता है कि साहब कल परसों बारिश होने वाली है, नैनीताल के, उधम सिंह नगर के, हरिद्वार के, देहरादून के स्कूल बंद, डीएम का आदेश आ गया। तो घरों में चर्चा ये होती है कि जी आज छुट्टी कल स्कूल की हो गई है, तो कल कपड़े सुखाएंगे, कल धूप आनी तय है। और दूसरे दिन धूप आ जाती है जिस दिन स्कूल बंद होता है। ये क्यों होता है? नहीं, देखिए इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कई बार जब सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, मतलब कि बड़ा वीक सा सिस्टम है, तो हो सकता है वो पूरा वाइड स्प्रेड रेन ना दे, छुटपुट रेन दे के निकल जाए। एक दूसरा हो सकता है कि आपका डेडिकेशन और सिंसेरिटी कितना है। देखिए ये जो मौसम विज्ञान है, ये इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी और पेशेंस, और आपको लगातार लगे रहना है। मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ी देर देखा, आपने कंप्यूटर छोड़ दिया, या सुबह देखा फिर शाम को नहीं देखा, और जब तक सडन देर बदलाव हो जाएगा। थिंग्स चेंज वेरी फास्ट, और वो भी इस सीज़न के अंदर। सबसे जो डिफिकल्ट सीज़न होता है वेदर फोरकास्टिंग का, वो होता है हॉट वेदर सीज़न, मार्च अप्रैल मई का। ज़्यादा गलत होने के चांसेस इस सीज़न में होते हैं। विंटर सीज़न सबसे ईजी है। अच्छा, अब यह कि जी आपने कंटिन्यूटी नहीं बनाई है, सिंसेरिटी कम है, डेडिकेशन कम है, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तीसरा ये है कि आप ओवर वार्निंग करके चलें हमेशा, कि भाई ओवर वार्निंग कर दिया होगा तो भी ठीक है, सेफ साइड चल रहे हैं आप। तो वो एक अक्सर होता है, जैसे आप लोग सुनते हैं ना कई बार, एक आईबी का वो आया है जी, कहीं कुछ हो सकता है, मतलब होगा नहीं होगा, तो मतलब उसे कहते हैं टू एयर टुवर्ड्स सेफ्टी। तो कई बार उसको ओवर वार्निंग करते हैं, ओवर वार्निंग के कारण काफ़ी बार ज़्यादा जाते हैं। इसलिए मेरा जितना पीरियड में मैंने कभी ओवर वार्निंग नहीं किया। तो मेन कारण मुझे लगता है शायद ये गलत जब हो जा रहा है, वो ओवर वार्निंग के कारण ज़्यादा हो रहा है। एक सवाल मेरा आखिरी है सर आपसे। कनाडा की हम बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करके, उनका वेदर सिस्टम फोरकास्ट एडवांस है, चाइना भी शायद हमसे आगे, आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इंडिया भी चौथे पाँचवें में हम लोग अब पहुंच रहे हैं वहाँ तक। सैटेलाइट हमारे पास होते हैं, सब कुछ हमारे पास। क्या और कुछ करने की आवश्यकता है वेदर सिस्टम को और बेहतर करने के लिए? आप कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक, गाँव तक हमें वेदर के लिए लोगों को अवेयरनेस लानी है, तो उसके लिए हमारे पास चीज़ें हैं, हम सैटेलाइट इमेजेस हैं, और कितना सरलीकरण हो सकता है वेदर को समझने के लिए, उसकी कोई ज़रूरत अभी कितनी है इंडिया में? नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो यह है कि इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो मॉडल्स जो हैं, आज हर आदमी चाहता है कि मेरी छत पे बारिश होगी कि नहीं होगी। किसान कहता है मेरे खेत में बारिश होगी कि नहीं होगी, मगर उसको हमें ये भी बताना है कि हाँ, वो चाहते हैं, देयर इज ए लिमिट टू प्रिडिक्टेबिलिटी। कि आज जो हमारे पास मॉडल्स हैं, जिस तरह के कंप्यूटर्स हैं, उसमें हम आज शायद एक नया मॉडल 6 किलोमीटर का रेजोल्यूशन का रिलीज़ हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया में डिपार्टमेंट के साथ। तो लोग तो 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, आधा किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो वो अभी संभव नहीं है। तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या संभव है, क्या संभव नहीं है। तो कुछ चीज़ें संभव नहीं है,
ये हमें उन्हें बताना है। फिर कुछ चीज़ें हैं कि जैसे अचानक से देखते हैं ना, आफ्टरनून इवनिंग में थंडरस्टॉर्म आया, ज़बरदस्त तेज़ हवाएं चली, पेड़ उखड़ गए, ज़बरदस्त ओलावृष्टि हो गई, तो वो चीज़ें आप कई बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो 2-3 दिन पहले बता दोगे, वरना वो आप सिर्फ आधे घंटे 2 घंटे पहले ही बता सकते हो सिर्फ। वो रडार से बता सकते हो, तो रडार भी मैंने लगवा दिए हैं यहाँ पर उत्तराखंड में अब। तो कई चीज़ें सिर्फ रडार बताएगा, और रडार सिर्फ 2 से 4 घंटे पहले ही बताता है। तो ये भी लोगों को बताना पड़ेगा। कुछ इवेंट जैसे क्लाउड बस्ट के होते हैं, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे पहले ही बताए जा सकते हैं। तो उसमें आपको रडार से मॉनिटर करना है, उसको प्रिडिक्ट करना है और कम्युनिकेट करना है। हो सकता है आपको सिर्फ 20 मिनट रह जाए कम्युनिकेट करने के लिए, तो 20 मिनट में कहाँ कम्युनिकेट करोगे आप? कौन से टीवी चैनल को करोगे आप? क्या सब टीवी चैनल दिखाएंगे उसको? एक ही मुद्दा ये। दूसरा, रात को 11 बजे 12 बजे ही ऐसा कोई बादल बन जाता है। तो एक बार मंजुल जोशी जी थे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी, उनको मैंने 11:30 बजे फ़ोन करा, भी देहरादून के आसपास ज़बरदस्त बारिश होनी है। कहते शर्मा जी मैं बताऊंगा किसको? मीडिया वाले भी बंद, 2-3 बजे सुबह के टाइम। करेक्ट। तो अब मीडिया भी इस समय बंद पड़ा है, टीवी चैनल वाले भी चले गए, तो ये हमारे लिए समस्या है। तो बाहर ऐसा नहीं होता, वहाँ 24/7 आपका सिस्टम चल रहा है, तो वो हमें 24/7 सिस्टम लाना पड़ेगा। वो मैन पावर चाहिए हमें, और वैसे ही सिस्टम भी वही सिस्टम भी चाहिए, और फंडिंग भी वैसे ही चाहिए, उस तरह की फंडिंग सरकार से हो। और दूसरा क्या है, अवेयरनेस। अभी जब हम मौसम विभाग बोल देगा मध्यम वर्षा, तो लोगों को पता ही नहीं मध्यम वर्षा क्या होती है। मध्यम वर्षा हुई, आपके किसी जगह लो लाइंग एरिया में पानी भराव हो गया, उन्होंने कहा भारी वर्षा। वो भारी वर्षा थी ही नहीं, वो तो मध्यम थी, मगर वहाँ क्योंकि नीचा था तो वहाँ पानी भर गया। तो लोगों को टर्मिनोलॉजी समझानी पड़ेगी, भाई लाइट रेन क्या है, हल्की वर्षा क्या होती है, मध्यम वर्षा क्या होती है, भारी वर्षा क्या होती है, बहुत भारी वर्षा क्या होती है, अत्यधिक भारी वर्षा क्या है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। बादल का भी ऐसा है कि आंशिक बादल होंगे या पूरी आकाश आच्छादित रहेगा बादलों से, ओवरकास्ट होगा, तो हर चीज़ का मतलब है। तो वो हम एक्सपेक्ट कर लेता है मौसम विभाग वाला कि आम आदमी को सब कुछ पता है, मगर वो पता नहीं है। तो इसलिए मैं ये बार बार कैंपेन जो मैंने चलाई है कि सरली, मौसम विभाग के लिए भी जरूरी है ये बातें जो बिल्कुल, क्योंकि जब वो होता है ना कि मैं तो बोलता जा रहा हूँ, दूसरे को मेरी भाषा समझ ही नहीं आ रही। तो जो मैंने यहाँ आकर यही करा, वो जो भसीन जी आपके इसमें होते थे मीडिया में भी और डीएवी में, तो उन्होंने यही कहा कि आपने यहाँ आकर क्या करा कि मौसम विज्ञान का सरलीकरण कर दिया। आपने सिंपल भाषा में लोगों को समझाना शुरू कर दिया। नहीं तो अक्सर मौसम विज्ञानी क्या करते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं। एक तो उनकी हिंदी समझ में नहीं, एक तो हिंदी नहीं, और फिर वो साइंस के वर्ड हैं, वो और भी क्लिष्ट हैं। अब उसको आप हिंदी में करोगे तो फिर तो मुझे भी नहीं समझ, आम बंदे को नहीं समझ। तो मैंने उसको सिर्फ सिंपल भाषा में पेश करना शुरू कर दिया लोगों को, साइंस फॉर द सोसाइटी। तो और उसमें मैंने देखा उसका इफेक्ट भी दिखने लगा। इवन मीडिया की कई बार होता था, टू बी वेरी फ्रैंक, उनको दिया तो वो अखबार में पता चला जो मैंने उसको बोला था वो कुछ वर्जन आ गया। फिर मैंने क्या उनसे बोलना शुरू कर दिया, भाई जो मैंने बोला है आपने क्या समझा, क्योंकि ये साइंस है इसमें। अच्छा, उसमें आपको अपना इंटरप्रिटेशन, कई बार वो अपना इंटरप्रिटेशन भी डाल देते थे ना, इसमें आपने अपने कयास नहीं लगाने हैं, ये मौसम विज्ञान है। तो फिर उनको समझाया तो वो समझने लगे बिल्कुल। कुछ लोगों को थोड़ा बीच में अटपटा भी लगा, मगर बाद में उनको समझ आने लगा। और फिर ये हाल था कि सारा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रेडियो, सब ने हमें भरपूर मदद करी यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि जो ये सरलीकरण हुआ और लोगों तो आखिर आदमी तक हमने पहुंचना है। तो मेरा ये इसलिए टारगेट है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में जाके हर किसान से ये बात करें। काफ़ी किसानों से तो हम फीडबैक लेते थे हरिद्वार और इन क्षेत्रों में जाके, पंतनगर साइड में, मगर ऊपर पहाड़ों में भी जाने की ज़रूरत है। तो सरकार को मैं चाहता हूँ कि यहाँ की लोकल सरकार यू कॉस्ट आपने बनाया है, तो हम उनसे मिलके क्यों नहीं सारे स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में, जबकि मैंने इंडिया का पहला एक प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किया था, 100 स्कूलों में मैंने वेधशालाएँ लगाई GICs में। प्राइवेट स्कूल कह रहे थे कहीं दून वगैरह हमारे यहाँ भी लगा दीजिए, क्योंकि वो फ्री था। मैंने आप तो इतने अमीर स्कूल हैं, हम अपने पैसे से लगाइए, हम तो ये सरकारी स्कूलों के लिए लगाएंगे। तो 100 स्कूलों में हमने टीचर को ट्रेनिंग दी, हमने बच्चों को लेक्चर दिए, जिससे कि वो मौसम मित्र बन सकें, इंटरप्रेट कर सकें। और वो स्कूल में जब पढ़ के घर में जाएगा तो अक्सर होता है कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा आज या बेटी आज बच्चे क्या सीखा है अपने स्कूल में, तो बताएंगे सर भी वो आनंद शर्मा जी आए थे मौसम विज्ञानी, उन्होंने बताया कि ऐसे सब होने जा रहा है। तो देखिए ना, बच्चे के माध्यम से पूरे फैमिली को पता चल गया कि पिताजी या उनके फादर जो है खेती करते हैं, तो वो बताएंगे जी बारिश आने वाली है तो आप खेत को तैयार कर लीजिए, बीज बो सकते हो आप, या आपकी फसल तैयार पड़ी हुई है आप उसको काट के सुरक्षित स्थान पे रख लो, या बारिश आने वाली है जो सिंचाई करनी थी पानी मत लगाओ, डाल दो उसको। तो हमने उसको क्या करा, साइंस को कृषि से जोड़ा, साइंस को टूरिज्म से। मसूरी में यदि लोग करते हैं बर्फबारी कब होगी, तो मैंने बोला अगले 2-3 दिन में बर्फबारी होने वाली है। आप सोचिए कि सारे होटल पैक, टैक्सियां पैक, रेस्टोरेंट फुल, पर्यटन भी पूरा पर्यटन आधारित में, तो 4 धाम यात्रा चलाते हैं, 4 धाम पूरी इसमें चलाते हैं बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ
सर्दियों में, अक्सर लोग गर्मियों में आते हैं, तो मैंने कहना उन्होंने शुरू किया, भाई सर्दियों में प्लेन्स में सारे में फॉग होता है, कोहरा, आप उत्तराखंड में आइए धूप सेकने के लिए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं घाम तापो, वो अभी इसी बार बोला उन्होंने। मैं तो बहुत सालों से हाँ, बोल रहा तो हूँ, बहुत पुराने पहले से। अखबारों से देख रहा हूँ, मैं तो कह रहा था कि भाई आओ यार धूप तापो यहाँ आकर, क्योंकि तुमको वहाँ फॉग है, दिख नहीं रहा, कोहरा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सबको यहाँ आके आराम से बैठो, मजा लूटो, गर्मी में भी मजा लूटो पहाड़ों का, सर्दियों में भी पहाड़ों को लूटो, मगर सस्टेनेबल वे में। यहाँ के गंद नहीं डालना है आपको और पर्यावरण का ख्याल रखना है। तो हमने उसको, मैंने कहा टूरिज्म, अच्छा फिर क्या है, फर्टिलाइजर लगाना है, किसी ने स्प्रे करना है, केमिकल्स वगैरह, बारिश आने वाली मत स्प्रे करिए, नहीं तो बह के वो नदी नाले पॉन्ड तालाब में जाएगा, फिर मच्छी में जाएगा, मच्छी को आप खाएंगे, फिर बीमारी बढ़ेगी, कैंसर होगा। तो हमने पर्यावरण को बचाया, हेल्थ को बचाया, स्वास्थ्य को इकोनॉमी से लिंक करा, टूरिज्म से लिंक करा, डैम से पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ज़्यादा छोड़ दो, मतलब वो पूरा एक वेब है, हर चीज जुड़ी हुई है। है, मौसम के हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए मैं बार बार सबको कहता हूँ, प्लीज स्टार्ट factoring weather information into day-to-day plan, into your day-to-day planning. Be weather-wise and climate-smart. तो ये सब लोगों के लिए है कि प्लीज़ और सीखने शुरू करिए, और जब भी हमारी ज़रूरत है हम आपके लिए अवेलेबल हैं, और हमें स्कूल कॉलेज के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ समाज सेवा करना है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, और हम यही शुभकामना है आपके लिए कि आप उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचें जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। हर किसी को आप वेदर एक्सपर्ट जरूर बनाएं। धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आनंद शर्मा। देखिए, एक मुहिम चला रहे हैं, ये अक्सर होता है समाज में, कोई व्यक्ति अगर किसी काम में एक्सपर्ट है तो वो अपने तक सीमित न रहे। ये देश की पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा उपकार होता है कि आपको जो ज्ञान है वो आप बांट कर जरूर जाइए जब इस दुनिया से आप जा रहे हैं। यही होता आया है और इसी तरह के लोगों से जागरूकता आती है। मैं केवल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मौसम को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। इसीलिए 2013 की आपदा भी केदारनाथ में जो हुआ वो शायद नहीं होता। यही आनंद शर्मा थे जिन्होंने समय रहते बताया। वहाँ से हमारी आंखें खुली, सरकारों की आंखें खुली कि ये वेदर सिस्टम भी कुछ है, ये वैज्ञानिक भी कुछ हैं जो दिन रात कंप्यूटर में आंखें खपाते हैं, तस्वीरें देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो हमें कुछ बता रहे हैं, हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। वहाँ से चीज़ें बदली हैं और अब और आगे इन्हें ले जाने का बीड़ा आनंद शर्मा ने उठाया है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।